जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त खबर पाकिस्तान में चल रही है, जो सियालकोट वजीराबाद रोड पे जो एक वाकया पेश आया उसके बारे में आज सभी लोग बातें कर रहे हैं। उस पे मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। एक तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक लीगल कम्युनिटी से, एक जुडिशल फैमिली से, मेरी सारी फैमिली जुडिशरी में थी, और अभी भी मेरी फैमिली जो है वो इसमें सारा उनका कानून का सारी तालीम है। उस पर मैं ये बताना चाहूंगा कि सिविलाइज दौर में एक चीज कहते हैं कोर्ट, डे इन कोर्ट, जो नए हमारे इंसानी हकूक हैं वो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया हो कोर्ट को चाहिए कि वो आपका फैसला करे। दूसरी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ड्यू प्रोसेस, कि उसका एक प्रोसेस किया जाए, शहादतें हों, गवाहियां हों और उसके बाद कंक्लूड किया जाए। इस पे मेरा एतराज ये था कि आप क्या उस माप को उन्होंने आंखों से देखा? सबसे पहले तो जो उसने किया राजको कंपनी में, जो श्रीलंकन मैनेजर ने जो किया, क्या लोगों ने आंखों से देखा? फिर जो लोग जिन्होंने आंखों से देखा उनका कैरेक्टर क्या था, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या हो सकता है वहां पे राजको, वो कंपनी है, उसको किसी कंपटीशन के जरिए या उनकी कई चीजों के उनके दावत की वजह से ये वाकया पेश आया हो? ये सारी चीजें, ये सवालिया निशान है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये देखना चाहिए कि उस बंदे ने ये दानिस्ता किया है, वो उर्दू या अरबिक का नॉलेज था उसको? अगर उसने जो वो पेपर दीवार से जो उसने वो मजहबी जो कलमात थे वो उनको उठा के ट्रैश किया, तो क्या उसको पता था कि मैं क्या ट्रैश कर रहा हूं? तो ये सारी चीजें कहां सेटल होती हैं? ये किसी कोर्ट या अदालत में जाके उसका काम होता है कि सारी चीजों को करे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूं कि इस वाकये की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जुडिशरी को पहुंचा है। लोगों को अब अदालतों पे यकीन ही नहीं रहा, लोगों का एतमाद अदालतों से उठ चुका है, क्योंकि अदालतें इंसाफ देने से कासर है। हमारा मुल्क जो है 130 ममालिक में से 126वें नंबर पर आया है। लोग अब अपने हाथ में कानून लेते हैं, पुलिस साथ खड़ी तमाशा बनी होती है। और इसी वाक्य में यह भी देखा गया है कि वजीराबाद की वही जगह है, वजीराबाद के पास, जहां भी कुछ अरसा पहले धरने वाले लोग बैठे थे, और वहां भी पुलिस नाकाम थी और इस दफा भी पुलिस नाकाम हुई। अब स्टेट की वजह से मैं पूछना चाहूंगा कि रिट ऑफ स्टेट कहां है? दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इस वाकये के बाद किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? मैं आज एक वसूख के साथ कहता हूं कि उस श्रीलंकन जिसकी लाश को जलाया गया, या इस वाकये की असलियत तक बिल्कुल नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मफलूज स्टेट की तरह चल रहा है। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। अब मैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी से बोल रहा हूं, तो मेरी नजर में इसके नुकसान क्या है? जो इमेजेस चले आज सारा दिन मीडिया पे, लोगों ने वहीं जब लाश जल रही थी तो टीवी के सामने आके अपने बयानात जो हैं वो दिए, और एक इंतहाई मैं समझता हूं दर्दनाक बात थी। एक इंसान की लाश जब जल रही थी तो लोगों ने वहां पे सेल्फियां भी बनाई, और इस वक्त वो वाशिंगटन डीसी में भी पहुंच चुकी हैं और पूरी दुनिया में वो गर्दिश कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फैटफ में आपने 27 शर्तों में से 26.5 शर्तें पहले ही पूरी कर ली हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आपने लगाई हैं, ये जो वाकया हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको यहूदी और इंडियन लॉबी, जो कि पहले ही घेरे डालती है पाकिस्तान पे, वो आपके खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करेगी? कभी किसी ने ये सोचा है कि हम फ्यूचर में, आपका इस वक्त हालात ये हैं कि कराची में 191 रुपए में का डॉलर भी नहीं मिल रहा। डॉलर मार्केट में आने से पहले ही बिक जाता है, क्योंकि लोग भाग रहे हैं, डॉलर अफगानिस्तान में जाग रहे हैं। आपके माशी हालात जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जहां से आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उन हालात में कभी आपने देखा है कि ये जो मनाजर आज सारी दुनिया में आए हैं, उस श्रीलंकन की, चाहे जो कुछ भी था, उसकी जलती हुई लाश और आसपास लोग खड़े जो जिस तरीके से वीडियो बना रहे थे, जिस तरीके से सेल्फियां बना रहे थे, एक क्या पिक्चर बाहर जाएगी? आज क्या हो रहा है? आज इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके बारे में क्या सोच रही है?
आपके खिलाफ पहले ही इंडिया से प्रोपेगेंडा चलता है, एक ऐसा नॉन स्टॉपेबल, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक जो आपका एंटी प्रोपेगेंडा है, उसको किस तरह काउंटर करेंगे? जिन हालात में आप रिसेंटली ट्विटर का सीईओ है जो वो भी इंडियन पिक कर लिया गया है, तो आप किस तरह अपने आप को, आप अपना केस किस तरह बताएंगे? आप अपने आप को सेव किस तरह करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। आगे माशी तौर पे इस वक्त अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए, पाकिस्तान जो कि मेरी मादरे मिल्लत है, आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है। चाइना ने आपको अबेंडन कर दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक चाल जो चली है कि उन्होंने उनके साथ डील करने के लिए कतर को राब्ता कर लिया है, आपको वो भी छोड़ चुके हैं। अब दर बदर फिरते फिर रहे हैं पैसों के लिए। आईएमएफ ने जो कर्जा दिया है, आपका मुस्तकबिल भी लिख के दे दिया गया है। अभी 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट जनवरी में आने वाला है, जिसने पाकिस्तान की रहती सहती जो मुआशी हालात हैं वो भी खत्म कर देंगे। इस वक्त लोग, मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी मेरे हमवतन 2 वक्त की खाने की बजाय 1 वक्त खाना खा रहे हैं। जिन लोगों की 20,000 तनख्वाह है वो कहां जाएंगे? डॉलर 200 से ऊपर गया, पेट्रोल आपका 200 से ऊपर गया, और चीनी अगर 200 से ऊपर गई, इन सब के साथ मिलते जुलते हालात में आप कहां जाएंगे? और आज जो कुछ हुआ है, इस पे सैंक्शंस, अगर एम्बार्गो लगाया या इस पे एडवोकेसी ज्यूइश और इंडियन लॉबी ने की, तो कौन आपको लीड करेगा? मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आज मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा कि इस वक्त हमें लीड कौन कर रहा है, या फ्यूचर में हमें कौन लीड करेगा? जिस मुसीबत में हम फंस चुके हैं, एक करप्शन का, एक लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस में, एक रिस्पेक्ट ऑफ लॉ के, अदालतों पे लोगों का एतमाद नहीं है, असेंबली में खान साहब ने कोई लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, ऑर्डिनेंस पे कंट्रीज चल रहे हैं, इन अंदर गिवन हालात में हम कहां जाएंगे? हमें कौन लीड करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने आज पाकिस्तान में कई अपने दोस्तों को जो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं, मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो जवाब देने से कासर थे। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा, वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया गया, उसका रिजल्ट क्या हो गया? पीटीआई इन लोगों को पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में पीटीआई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि खान साहब ने अपने जिंदगी के 20-25 साल अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट से जाकर शौकत खानम के लिए कैंपेन चलाते रहे हैं। म्यूजिक प्रोग्राम किए जाते थे, फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब आके फंड रेजिंग करते थे। तो खान साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर है ओवरसीज पाकिस्तानीज में। आपकी आधी कैबिनेट जो है वो उसी शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल के जो फंड रेजर थे, आपकी आधी कैबिनेट भी वही है। एक मेन रीजन यही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए, ताकि पीटीआई को मजबूत किया जाए, पीटीआई मजबूत हो सके। और उनके नए सर्वे के हिसाब से 40 हलकों में पीटीआई को तकवीयत मिलेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अभी तक ये क्वेश्चन मार्क ये है, एक सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट किस तरह डालेंगे? ईवीएम सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान में रिवाज है कि जहां पे हल्का कमजोर होता है, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसको बंदूक के नोक पर उठा लिया जाता है, बमाए बक्सों के। अब ईवीएम मशीनें किस तरह बचाएंगे? हम एम्बेसियों में जाएंगे तो वहां से वोट कहां जाएंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालेंगे तो उसकी सेफ्टी या उसका न्यूट्रल होने की क्या गारंटी है? ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उसके लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि हम वोट देंगे तो वो वोट कहां जाएगा? ये एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूं, और जब भी मुझे इस चीज का पता चला तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। पाकिस्तान के हालात में अभी रिसेंट, लास्ट में अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली खान साहब ने अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में अपने मिनिस्टर्स की बाहर जाने पे 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। इससे 2-3 इशारे निकल रहे हैं। एक तो इशारा ये निकलता है कि अगले 3 महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बहुत अहमियत के हामिल है अगले 3 महीने। दूसरा सिग्नल ये जाता है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, उन पे खान साहब का एतमाद ना होना, उनके ऊपर उनको एतमाद नहीं है। चाहे ये मिनिस्टर बाहर करप्शन के लिए जा रहे हैं, चाहे ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, या बाहर अपने जाती मुफाद के लिए जाते हैं। मैं इस फैसले को इस हद तक मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, इसको मैं अच्छा समझूंगा। ये पाबंदी 3 महीने की नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में 10 से 20 हजार लोग जो करप्शन के जो अलायंस का हिस्सा है,
चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे सियासतदान हो, उन सब के बाहर जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। और उन पे ये होना चाहिए कि एक तो डुअल नेशनल, उनके बीवी बच्चे भी डुअल नेशनलिटी ना रख सकते हो, और उसके बाद जब भी वो बाहर जाएं तो डिक्लेयर करके जाएं कि उनका मकसद क्या है, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो है, जिस तरीके से पहले अकामा के जरिए एक ड्रामा रचा, कौम ने देखा कि हर मिनिस्टर जो है वो दुबई में ड्राइवर है, कुक है, और इस तरह के वो उनके जरिए माइश है। उन्होंने एक मजाक बना रखा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बिल्कुल उसी तरह आजकल भी जो है वही ट्रेंड है, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुक्तदर लोगों को चाहिए, ये जो अदलिया अगर पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तो उनको चाहिए कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसा फैसला करें ताकि ये जो लोग पाकिस्तान से पैसा लेके भाग रहे हैं, इनके रास्ते रोके जाए। उसके बगैर आप मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही नाजुक टाइम से गुजर रहा है, वरना ये लफ्ज तो मैंने सारी जिंदगी सुनता रहा हूं। अपनी मैं सारी जिंदगी जब पाकिस्तान में भी था, यहां पे भी हमेशा ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अनफॉर्चुनेटली 73 साल 74 साल के डाके हैं। अगर मैं आपके साथ इस डिबेट पर आऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो कायदे आजम के साथ क्या किया गया था, उसके उस वक्त के हालात कराची के क्या थे। अगर आप उसको कभी वेरीफाई करना चाहें तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक वीलॉग है बीबीसी का, उस लास्ट 30 डेज ऑफ कायदे आजम। अगर आप वो सुने या कोई ऐसी किताब पढ़े जो किसी बायस ने ना लिखी हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस वक्त क्या हो रहा था। उसके बाद मैं सर्टिफाइड तौर पे ये कह सकता हूं, आज जो कुछ हो रहा है, आज जो पूरा पाकिस्तान बैरियर टाउन बन चुका है, इसके मूजद जो थे वो अयूब खान थे और सिकंदर मिर्जा थे। इसके बारे में तो मैं बैठ के आपके साथ डिबेट कर सकता हूं कि आज क्या हो रहा है। आज हमारे कंट्री का जो बैरियर टाउन बन चुका है पूरा कंट्री, इसके मूजद वो थे। लेकिन ये बाहर जाने की पाबंदी, खान साहब प्लीज, अगर मैं चाहूंगा कि अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, और या हो सकता है आपकी पावर में ना हो कि आप इसको एक्सपेंड कर सकें, लेकिन ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को बचाने के लिए कि ये एक शर्त लगाई जाए कि जो इस वक्त डिसीजन मेकर हैं, उनके बच्चे फॉरेन नेशनलिटी ना रख सकते हों, इनकी बीवियां ना फॉरेन नेशनलिटी ना रख सकती हों, और जब भी पाकिस्तान से जाएं गवर्नमेंट से इजाजत लेकर अपना पर्पस बता के जाएं। और अगर इनको ज्यादा शौक है डुअल नेशनलिटीज का, तो फिर अमेरिका को सर्व करें या बरतानिया को सर्व करें, पाकिस्तान के जाके पंगे ना लें और पाकिस्तान को लूटना, मादरे मिल्लत को लूटना, अपनी माँ के कपड़े नोचना छोड़ देंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।